तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी की एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने इसको सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। यह वीडियो साहित्य से संबंधित है जो यूपीपी की परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके पहले भी एक वीडियो मैंने हिंदी साहित्य से संबंधित बनाई है। तो यदि आपको वीडियो पसंद हो तो आप इसको शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि विनय पत्रिका किस कवि की रचना है। तो आपको ये बताना है कि विनय पत्रिका जो है किसके द्वारा लिखी गई रचना है। तुलसीदास के द्वारा, कबीर, सूरदास या रहीम। तो आपको बताना है कि विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई रचना है। तो बच्चों, विनय पत्रिका जो है वो तुलसीदास के द्वारा लिखी गई रचना है, अर्थात पहले का पहला विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि पद्मावत किसकी रचना है। तो आपको ये बताना है कि पद्मावत जो है वो किसके द्वारा लिखी गई रचना है। कबीर के द्वारा, जायसी, सूरदास या तुलसीदास। तो आपको बच्चों ये बताना है कि पद्मावत किसकी रचना है। कबीरदास की है, जायसी की है, सूरदास की है या तुलसीदास की है। तो बच्चों, पद्मावत रचना जो है वो जायसी के द्वारा लिखी गई है, अर्थात विकल्प दूसरे का दूसरा उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर तीसरे में कह रहा है कि पंचवटी किसकी रचना है। तो आपको बताना है कि पंचवटी किसके द्वारा लिखी गई रचना है। तो पंचवटी के बारे में आपको बताना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन, भवानी प्रसाद मिश्र, मैथिली शरण गुप्त या धर्मवीर भारती। तो आपको ये बताना है कि बच्चों की पंचवटी जो है किसके द्वारा लिखी गई रचना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, भवानी प्रसाद मिश्र की है, मैथिली शरणगुप्त की है या धर्मवीर भारती की है। तो बच्चों, पंचवटी जो है वो मैथिली शरणगुप्त के द्वारा लिखी गई रचना है, अर्थात तीसरे का विकल्प जो है वो तीसरा सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर चौथे की बात करते हैं। कह रहा बूढ़ी काकी किसकी कहानी है। तो आपको ये बताना है कि यह कहानी बूढ़ी काकी किसके द्वारा लिखी गई है। तो बूढ़ी काकी के संबंध में आपको बताना है कि किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद की, प्रेमचंद, जैनेन्द्र या देवकी नंदन खत्री। तो आपको बताना है बच्चों की बूढ़ी काकी जो है वो किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद की है, प्रेमचंद की है, जैनेन्द्र की है या देवकी नंदन खत्री की है। तो बच्चों, बूढ़ी काकी जो है वो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी है, अर्थात चौथे का विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर पांचवें की। सवाल नंबर पांचवें में कह रहा है कि कर्मनासा की हार किसकी कहानी है। तो आपको ये बताना है बच्चों की कर्मनासा की हार जो है वो कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। शिव प्रसाद सिंह, ज्ञानेन्द्र, नामवर सिंह या जयशंकर प्रसाद। तो आपको ये बताना है कि कर्मनासा की हार जो है यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। शिव प्रसाद सिंह के द्वारा, जैनेन्द्र, नामवर सिंह या जयशंकर प्रसाद। तो बच्चों, कर्मनासा की हार एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है और यह शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई है, अर्थात पांचवें का विकल्प पहला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर छठे की। कह रहा कि तद्भव पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। तो आपको ये बताना है बच्चों की तद्भव जो पत्रिका है इसका प्रकाशन कहाँ से होता है। कानपुर से, गोरखपुर से, दिल्ली से या लखनऊ से। तो आपको तद्भव पत्रिका के संबंध में बताना है कि इसका प्रकाशन कहाँ से होता है। बच्चों, तद्भव पत्रिका जो है वो अखिलेश इसके संपादक हैं। तो आपको बताना है कि इसका प्रकाशन कहाँ से होता है। तो बच्चों, इसका प्रकाशन जो है वो लखनऊ से होता है, अर्थात विकल्प नंबर 4 जो है वो छठवें का सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर सातवें की। सवाल नंबर सातवें में कह रहा है कि फूलों का गुच्छा किसके द्वारा लिखी गई कविता है। तो बच्चों, आपको बताना है कि फूलों का गुच्छा जो है वो किसके द्वारा लिखी गई कविता है। प्रेमघन के द्वारा, अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो आपको ये बताना है कि फूलों का गुच्छा जो है वो किसके द्वारा लिखी गई कविता है। प्रेमघन लेखक हैं इसके, अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रताप नारायण मिश्र। तो बच्चों, फूलों का गुच्छा जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई खड़ी बोली की कविता है। किस बोली में है? तो खड़ी बोली की कविता है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर आठवें की। कर हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है। तो आपको ये बताना है कि हिंदी का पहला नाटक जो है वो किसे माना जाता है। भारत दुर्दशा, आषाढ़ का एक दिन,
आधे अधूरे या नहुष। तो आपको ये बताना है कि हिंदी का पहला नाटक इसमें से किसे माना जाता है? भारत दुर्दशा को, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे या नहुष को। तो आपको बताना है कि इसमें हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है। तो बच्चों हिंदी का पहला नाटक जो है वो नहुष को माना जाता है। किसको माना जाता है? नहुष को माना जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि हिंदी की प्रसिद्ध रचना पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो आपको ये बताना है कि हिंदी की प्रसिद्ध रचना पृथ्वीराज रासो के रचनाकार का नाम क्या है। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार का नाम बताना है। विद्यापति, चंद्रबरदाई, जगनिक या जायसी। तो आपको ये बताना है बच्चों कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है। विद्यापति हैं, चंद्रबरदाई हैं, जगनिक हैं या जायसी हैं। तो देखो बच्चों हिंदी की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो, जिसे हिंदी का पहला महाकाव्य भी कहा जाता है, और इसके रचनाकार हैं चंद्रबरदाई, अर्थात 9 का विकल्प नंबर दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की। सवाल नंबर 10वें में कह रहा है कि परमाल रासो किसकी रचना है। तो बच्चों आपको ये बताना है कि परमाल रासो किसके द्वारा लिखी गई रचना है। नरपति नाल की, चंद्रबरदाई, जगनिक या विद्यापति। तो आपको बताना है कि परमाल रासो किसके द्वारा लिखी गई रचना है। नरपति नाल के द्वारा, चंद्रबरदाई के द्वारा, जगनिक के द्वारा या विद्यापति के द्वारा। तो बच्चों परमाल रासो जो है वो जगनिक की रचना है। किसकी रचना है? जगनिक की रचना है, अर्थात 10 का विकल्प नंबर तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। तो परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक की है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। सवाल नंबर 11 में कह रहे हैं कि आधा गांव किसका उपन्यास है। तो आपको ये बताना है कि आधा गांव जो है वो उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, देवराज या राही मासूम रजा। तो आपको ये बताना है कि आधा गांव जो है उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। जैनेन्द्र के द्वारा, इलाचंद जोशी, देवराज या राही मासूम रजा। तो बच्चों आधा गांव जो है वो राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया उपन्यास है, अर्थात 11 का विकल्प नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। सवाल नंबर 12 में कह रहा है कि बीजक किसकी रचनाओं का संकलन है। तो आपको ये बताना है कि बीजक जो है वो किसकी रचनाओं का संकलन है। तुलसीदास, कबीरदास, रैदास या सुंदरदास। तो आपको ये बताना है कि बीजक जो है वो किसकी रचनाओं का संकलन है। तुलसीदास की रचनाओं का, कबीरदास, रैदास या सुंदरदास। तो देखो बच्चों बीजक जो है वो कबीरदास की रचनाओं का संकलन है, और इसका संकलन किया था इनके शिष्य धर्मदास ने, अर्थात 12 का दूसरा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। सवाल नंबर 13 में कह रहा है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है। तो आपको ये बताना है कि रामचरितमानस की रचना जो है वो किस भाषा में की गई है। अवधी में, ब्रज में, खड़ी बोली में या मैथिली में। तो आपको ये बताना है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। तो आपको ये बताना है कि इसकी रचना जो है वो किस भाषा में की गई है। तो बच्चों 13 का उत्तर पहला सही हो जाएगा, अर्थात अवधी भाषा में इसकी रचना जो है वो की गई है। तो 13 का पहला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। सवाल नंबर 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी रचना जो है वो मैथिली शरणगुप्त के द्वारा लिखी गई नहीं है। यशोधरा, रत्नावली, विष्णुप्रिया और आंसू। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी रचना जो है वो मैथिली शरणगुप्त के द्वारा लिखी गई नहीं है। यशोधरा, रत्नावली, विष्णुप्रिया या आंसू। तो बच्चों इसमें से मैथिली शरणगुप्त के द्वारा लिखी गई रचना आंसू नहीं है, अर्थात विकल्प नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। तो ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। सवाल नंबर 15 में कह रहा है कि हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है। तो आपको ये बताना है कि हिंदी का पहला कवि जो है वो किसे माना जाता है। सरहपा को, हेमचंद को, अमीर खुसरो को या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि हिंदी का पहला कवि जो है वो किसे माना गया है। सरहपा को, हेमचंद को, अमीर खुसरो को या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों देखो हिंदी का पहला कवि जो है वो सरहपा को माना जाता है, अर्थात 15 का विकल्प नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर
16 की। सवाल नंबर 16 में कह रहा है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है। तो आपको ये बताना है बच्चों कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ जो है वो किसे माना जाता है। मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदु ये हिंदुस्तानी, या शिव सिंह सरोज। तो आपको ये बताना है कि इसमें से हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ किसे माना गया है। तो बच्चों हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ जो है इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदु ये हिंदुस्तानी को माना जाता है और इसके लेखक का नाम गारसा द तासी है। क्या है? गारशा द तासी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 17 में कह रहा है कि आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है। तो बच्चों आपको बताना है कि आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है। राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बच्चों आपको ये बताना है कि आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा किसने दी है। राहुल सांकृत्यायन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो बच्चों आदिकाल को बीज वपन काल जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया है, अर्थात 17 का विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। सवाल नंबर 18 में कह रहा है कि हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र है। तो आपको ये बताना है कि हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है। उदंत मार्तंड, समाचार सुधावर्षन, बनारस अखबार, या भारत मित्र। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कि हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है। उदंत मार्तंड, समाचार सुधावर्षण, बनारस अखबार, या भारत मित्र। तो बच्चों हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र जो है वो समाचार सुधावर्षण है, जबकि हिंदी का पहला पत्र जो है समाचार पत्र वो उदंत मार्तंड है, जबकि दैनिक समाचार पत्र जो है समाचार सुधावर्षण है। श्याम सुंदर सेन के जो है इसके संपादक थे। चलिए सवाल नंबर 19 कह रहा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको ये बताना है कि विश्व हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। 14 सितंबर, 10 सितंबर, 10 जनवरी, या 4 सितंबर। तो आपको ये बताना है कि विश्व हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। 14 सितंबर को, 10 सितंबर को, 10 जनवरी को, या 4 सितंबर को। तो बच्चों विश्व हिंदी दिवस जो है वो आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है, अर्थात 19 का विकल्प नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 20वें की। सवाल नंबर 20वें में कह रहा है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो बस बच्चों आपको ये बताना है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था। कानपुर, नागपुर, मॉरिशस, या इंग्लैंड। तो आपको ये बताना है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था। कानपुर, नागपुर, मॉरिशस, या इंग्लैंड। तो बच्चों प्रथम हिंदू विश्व सम्मेलन जो है वह नागपुर में आयोजित किया गया था और इसका आयोजन जो है 1975 में पहली बार हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 21 के। सवाल नंबर 21 में कह रहा है कि पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी बोली जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और बुंदेली। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी बोली है जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो बच्चों इसमें से बुंदेली जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, बाकी सभी जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, जबकि बुंदेली जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 22 की। 22 में कह रहा है कि गेहूं और गुलाब किसका निबंध है। तो आपको बच्चों ये बताना है कि गेहूं और गुलाब किसके द्वारा लिखा गया निबंध है। रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामवृक्ष बेनीपुरी, और महादेवी वर्मा। तो आपको ये बताना है कि गेहूं और गुलाब किसका निबंध है। रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामवृक्ष बेनीपुरी, या महादेवी वर्मा। तो बच्चों गेहूं और गुलाब जो है वो रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है, अर्थात 22 का विकल्प नंबर तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 में कह रहा है कि महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो आपको ये बताना है कि महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। निहार, यामा, रश्मि श्रृंखला की कड़ियां। तो आपको ये बताना है कि महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था।
तो बच्चों महादेव वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अर्थात 23 का विकल्प नंबर दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। सवाल नंबर 24 में कह रहा है कि भिक्षुक किसकी कविता है। तो बच्चों आपको ये बताना है कि भिक्षुक जो है किसके द्वारा लिखी गई कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुमित्रा नंदन पंत। तो आपको ये बताना है कि भिक्षुक किसकी कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी या सुमित्रा नंदन पंत की। तो बच्चों भिक्षुक जो कविता है वो निराला की है, अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो 24 का विकल्प नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बच्चों, और आज का अंतिम सवाल, मधुशाला किसकी रचना है। तो आपको ये बताना है कि मधुशाला जो है वो किसकी रचना है। निराला की, जयशंकर प्रसाद, बच्चन सिंह या हरिवंश राय बच्चन की। तो आपको ये बताना है कि मधुशाला जो है वो किसके द्वारा लिखी गई रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, जयशंकर प्रसाद की, बच्चन सिंह की या हरिवंश राय बच्चन की। तो बच्चों मधुशाला जो है वो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई कविता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और ये आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।